वेलकम टू सक्सेस कैप्सूल। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बैंक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आए हैं, जिसके अक्सर 10 से 15 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, विच इज़ पजल्स। ये आपके एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे प्री का पेपर हो या मेंस का पेपर हो, क्लर्क हो या पीओ हो या एसओ हो, ये पूरी की पूरी रीजनिंग सेक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो आइए चलिए ज़रा यहाँ देखते हैं पजल्स में किस किस तरह के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं और क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से अप्रोच करते हैं। तो देखिए, पजल्स में आपको कुछ वेरिएबल्स गिवन होंगे, ठीक है। वेरिएबल्स बेसिकली होते हैं पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक। आपको कुछ लोगों को लेकर जानकारियाँ दी जाएंगी और उस जानकारियों के आधार पर पूरा पजल सेट होता है, ठीक है। तो जो जानकारियाँ आपको दी जाती हैं पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक को लेकर, उन कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग यहाँ कंसिडर करते हैं एज वेरिएबल। तो देखिए, वेरिएबल के दो नेचर होते हैं। पहला होता है फ्लेक्सिबल वेरिएबल और दूसरा होता है फिक्स्ड वेरिएबल। फ्लेक्सिबल वेरिएबल का मतलब वो होता है वैसे वेरिएबल जिनका कोई नेचुरल ऑर्डर ऑफ अकरेंस नहीं होता, यानी जिनका कोई फिक्स्ड सीक्वेंस नहीं हो। तो पर्सन की वैसी कैरेक्टरिस्टिक जिसकी सीक्वेंस को हम अपनी सुविधा अनुसार ऊपर बदल सकते हैं, लाइक देयर नेम। नाम में आप पहले अजय बोलो या पहले रवि बोलो, इनके सीक्वेंस को हम आपस में काफ़ी आसानी से बदल सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनके सीक्वेंस को हम अपनी सुविधा अनुसार प्लेस कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं फ्लेक्सिबल वेरिएबल। अब इसमें कई सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे नेम, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। आप पहले मैथमेटिक्स बोलो, पहले संस्कृत बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह कभी कभी नेम ऑफ कार्स, कलर्स, रेड कलर पहले बोलो, पिंक कलर पहले बोलो। तो ऐसी चीज़ें जिनका कोई सीक्वेंस फिक्स्ड नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं फ्लेक्सिबल वेरिएबल, यानी जिनको हम अपनी सुविधा अनुसार बदल सकते हैं। लेकिन कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जिनका नेचुरल ऑर्डर ऑफ अकरेंस होता है, वो फिक्स होते हैं, उनके सीक्वेंस को हम छेड़ नहीं सकते। तो वैसे वेरिएबल को हम लोग कहते हैं फिक्स, जिनका नेचर फिक्स है, जिनके सीक्वेंस को हम बदल नहीं सकते। लाइक डेट्स, तारीखों की बात करें अगर, तो 11 तारीख के बाद जो अगली तारीख आएगी वो 12 ही होगी। द नेक्स्ट डेट आफ्टर 11th विल बी 12th। 11 के तुरंत बाद 9 नहीं आ सकता, 11 के तुरंत बाद 15 नहीं आ सकता। 11 के नेक्स्ट डेट की अगर हम बात करें तो इमीडिएट नेक्स्ट डेट ऑफ आफ्टर 11th विल बी 12th। वी कैन नॉट चेंज इट। इसी तरह डे की, वीक डे, मंडे के बाद जो नेक्स्ट डे होता है वो ट्यूसडे होता है। सो नेक्स्ट डे ऑफ मंडे इज ट्यूसडे। इसी तरह बात करें मंथ की, तो जून के बाद अगला महीना जुलाई होगा, हम नहीं चेंज कर सकते इसके सीक्वेंस को। ईयर्स की, द नेक्स्ट ईयर आफ्टर 2020 विल बी 2021। इसी तरह टाइमिंग्स को लेकर कि 8 बजे के बाद जो अगला घंटा होगा वो 9 बजे का होगा, वी कैन नॉट चेंज इट। फ्लोर्स, द फ्लोर अबव फर्स्ट विल बी टर्म्ड एज सेकंड। पर्सन्स की पोजीशंस या रैंकिंग, फर्स्ट के बाद जो नेक्स्ट रैंकिंग होगी वो सेकंड होगी, वी कैन नॉट चेंज इट। तो कुछ फिक्स वेरिएबल की इंफॉर्मेशंस मिल सकती हैं या कुछ फ्लेक्सिबल वेरिएबल की इंफॉर्मेशंस आपको दी जा सकती हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन में कोई भी फिक्स्ड वेरिएबल गिवन हो तो आप सबसे पहला कॉलम उसी का बनाएंगे, उसको पहले सेट कर लेंगे और इसके बाद टेबल में बाकी सारी वेरिएबल्स के लिए कॉलम ड्रॉ करेंगे। लेकिन अगर कोई भी फिक्स वेरिएबल नहीं है, यानी सारे के सारे क्वेश्चन में गिवन वेरिएबल आपको फ्लेक्सिबल नज़र आ रहे हो, तो आप पहला कॉलम इनके नेम का बनाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, पजल्स की। तो आइए चलिए ज़रा पजल के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इसे कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, ABCDEF are 6 teachers in a school. Each of them teaches 2 subjects, 1 compulsory and 1 optional. तो पहला काम क्या होता है कि हमें ये टेबल में को समझना होता है
कि टेबल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, उसमें कितने रोज और कॉलम होंगे। तो यहाँ अगर हम बात करें तो हमारे लिए हमारे पास 3 कॉलम होने चाहिए, एक इनके नेम का और 2 तरह के सब्जेक्ट की बात हुई है, वन कंपल्सरी एंड द अदर वन ऑप्शनल। सो नेम देयर कंपल्सरी सब्जेक्ट एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट, और इनके नेम है ABCD E&F। चूंकि सारे के सारे वेरिएबल फ्लेक्सिबल हैं तो पहला कॉलम इनके नेम का बना दिया। अब जो भी जानकारियां हमें मिलेंगी हम उसके अकॉर्डिंग सेल में पुट करना शुरू करेंगे। अगर कोई जानकारी नेगेटिव होगी तो टेबल की साइड में इसकी रो में नोट कर लेंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं, पहला देखिए क्या इन्फॉर्मेशन है, डीज ऑप्शनल सब्जेक्ट इज हिस्ट्री। तो डी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, डी का ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो है हिस्ट्री। तो हमने यहाँ हिस्ट्री नोट कर लिया ऑप्शनल वाले कॉलम में। विच इज़ अ कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर 3 अदर्स। इसका मतलब कि ये हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो 3 और लोगों के पास है, लेकिन कंपल्सरी वाले सेक्शन में। यानी अब वो कौन है ये तो नहीं बताया, लेकिन 3 लोग हैं जिनके पास हिस्ट्री कंपल्सरी में होगा। तो हम अभी फ़िलहाल नहीं पता ये कौन 3 हैं, तो हमने बस ये नोट कर लिया है कि कंपल्सरी वाले कॉलम में 3 लोगों के पास हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा, ठीक है, एक्सेप्ट डी, क्योंकि 3 अदर्स भी बोला है। तो ध्यान रखिएगा शब्द का, डी को छोड़कर 3 और व्यक्ति होंगे, डी को छोड़कर इन 5 में से कोई 3 होंगे जिसके पास हिस्ट्री एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, E&F टीचेस फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो E और F के पास एक सब्जेक्ट फिजिक्स है, लेकिन कौन सा है, यानी कंपल्सरी है या ऑप्शनल है, ये तो मेंशन है नहीं। तो इस वजह से अभी हम इसे डायरेक्ट सेल में नहीं पुट कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनका सब्जेक्ट पता नहीं है कि हमें कंपल्सरी में काउंट करना है या ऑप्शनल में, इसलिए अभी इसे साइड में नोट कर लिया। तो E&F टीचर्स फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट देखिए क्या है, F's compulsory subject is maths, which is an optional subject for both C and E। तो F का कंपल्सरी सब्जेक्ट मैथ्स है और ये मैथ्स सब्जेक्ट ऑप्शनल है। किसके किसके ऑप्शनल है, तो C और E के ऑप्शनल है, C और E के ऑप्शनल है। इसका मतलब C का ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ्स और E का भी ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ्स। तो यही बोला गया, F का कंपल्सरी सब्जेक्ट मैथ्स है और ये सब्जेक्ट C और E के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, चूंकि E और F के पास एक सब्जेक्ट फिजिक्स भी आना चाहिए, E और F के पास एक सब्जेक्ट फिजिक्स भी आना चाहिए, तो फिजिक्स आने के लिए E का कंपल्सरी वाला पोर्शन खाली, यानी हम ये कहेंगे कि E का कंपल्सरी सब्जेक्ट फिजिक्स और इसी तरह F का ऑप्शनल पोर्शन खाली है, तो ऑप्शनल F का सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, फिजिक्स। तो अब E और F के सब्जेक्ट फिक्स हो गए हैं। अब ध्यान रखिएगा एक बात को, हमने ये भी बोला था कि D को छोड़कर 3 और ऐसे लोग होंगे जिनके कंपल्सरी सब्जेक्ट हिस्ट्री होने चाहिए। तो D को छोड़कर, अब D को छोड़कर हिस्ट्री पुट करने के लिए तो ABC ही बचे ना, D को छोड़कर हिस्ट्री पुट करने के लिए ABC बचे, तो हम ABC इन तीनों जगह पर हिस्ट्री पुट कर देंगे, इनकी कंपल्सरी सब्जेक्ट हो जाएगी हिस्ट्री। ये समझ में आया ना, बहुत सिंपल सी बात है। क्योंकि कंपल्सरी वाले कॉलम में 3 जगह हिस्ट्री आना चाहिए था D को छोड़कर, तो D को छोड़कर 3 जगह हिस्ट्री पुट करने के लिए ABC ही बचे, क्योंकि E और F का कंपल्सरी सब्जेक्ट हमने फिक्स कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए बोला गया ए सब्जेक्ट्स आर इंग्लिश एंड हिस्ट्री। ए के पास 2 सब्जेक्ट हैं, एक इंग्लिश है और एक हिस्ट्री है। देखो ए का एक हिस्ट्री तो आ ही गया है, यानी ए का ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। तो ए का ऑप्शनल सब्जेक्ट इंग्लिश पुट कर दिया, ठीक है। सो ए सब्जेक्ट आर इंग्लिश एंड हिस्ट्री, ए के सब्जेक्ट इंग्लिश और हिस्ट्री हो गए। बट in terms of compulsory and optional, they are just opposite to that of D।
यानी कंपलसरी और ऑप्शनल की अगर हम बात करें तो ये डी के विषयों के ठीक विपरीत यानी ऑपोजिट हैं। इट मींस व्हाट कि डी का जो ऑप्शनल है वो ए का कंपलसरी, देखो ऑपोजिट है, कंपलसरी ऑप्शनल, ठीक। इसका मतलब जो ए का ऑप्शनल होगा वो डी का भी कंपलसरी होगा, क्योंकि बोला गया है कि इन दोनों के सब्जेक्ट तो सेम है लेकिन कंपलसरी ऑप्शनल की बात करें तो एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट, यानी जो ए का कंपलसरी वो डी का ऑप्शनल, जो डी का कंपलसरी वो ए का ऑप्शनल, ऐसा है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। द ओनली फीमेल टीचर ऑफ द स्कूल टीचर्स इकोनॉमिक्स। स्कूल की एकमात्र महिला टीचर इकोनॉमिक्स पढ़ाती है और इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए केवल एक जगह बची, तो हम यहाँ पुट कर लेंगे इकोनॉमिक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। और ध्यान रखिएगा दिस इज द ओनली फीमेल टीचर, एकमात्र महिला टीचर ये है, इसका मतलब बाकी सारे जो हैं वो मेल टीचर हैं। सो बी इज द ओनली फीमेल टीचर। अब इससे संबंधित आपको 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे पूछा जाएगा सी के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, या ओनली फीमेल टीचर ऑफ द स्कूल कौन है, बी का जेंडर क्या है, ऐसा आपसे कुछ 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आई होप सो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। BMTRKHD are 7 persons traveling in a train compartment in a 3-tier sleeper berth. They occupy 2 upper, 3 middle and 2 lower berth. Each of them has a different occupation: doctor, engineer, architect, pilot, lawyer, teacher and journalist. देखो अब ये जो पार्ट हमने पढ़ा यहाँ से हम लोग को पता चल जाता है कि टेबल में क्या क्या हमें चीज़ें बनानी है। तो अब देखो टेबल में 3 तरह के वेरिएबल अभी हमें दिए गए हैं। पहला दिया गया है इनके नेम, दूसरा दिया गया है इनके प्रोफेशंस और तीसरा इनके बर्थ कौन कौन से हैं। तो ये 3 हमारे वेरिएबल हैं, यानी कॉलम कितने बनाने होंगे, 3 कॉलम बनाने होंगे, ठीक है। 7 पर्सन्स हैं, तो ये 7 पर्सन हमने बना लिए। ये इनके नेम, इनके प्रोफेशंस और इनके बर्थ। नाम गिवन है BMTRKHD। ध्यान रखिएगा बर्थ को लेकर हमें एक बात बताई गई है, और वो ये बात बताई गई है कि 3 तरह के बर्थ हैं यहाँ पर। 3 तरह के बर्थ हैं, कौन कौन से? तो 2 अपर बर्थ है, 3 मिडिल बर्थ है और 2 लोअर बर्थ। सो 2 अपर, 3 मिडिल एंड 2 लोअर बर्थ। आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट दिया गया बी द इंजीनियर इज नॉट ट्रैवलिंग ऑन द अपर बर्थ। तो बी एक इंजीनियर है, तो बी का प्रोफेशन हमें दे दिया गया इंजीनियर, और बी अपर बर्थ में ट्रैवल नहीं करता है। तो देखिए ये इंफॉर्मेशन नेगेटिव है, नहीं, इस वजह से हम इसे साइड में नोट करेंगे कि ये अपर बर्थ में ट्रैवल नहीं करता है, ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट, टी एंड आर आर पायलट एंड टीचर रेस्पेक्टिवली। तो टी और आर का प्रोफेशन दिया गया पायलट एंड टीचर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब जिस क्रम में इनका नाम है उसी क्रम में इनका प्रोफेशन है, यानी अब हम कह सकते हैं टी का प्रोफेशन पायलट और आर का प्रोफेशन टीचर। एंड दे बोथ आर नॉट ट्रैवलिंग ऑन द मिडिल बर्थ, यानी ये दोनों के दोनों मिडिल बर्थ में ट्रैवल नहीं करते हैं। तो ये दोनों मिडिल बर्थ में ट्रैवल नहीं कर रहे, ये भी हमने यहाँ नोट कर लिया, यानी इनका बर्थ लोअर होगा या अपर होगा, मिडिल नहीं है। नेक्स्ट, डी इज नीदर अ जर्नलिस्ट नॉर अ लॉयर। डी जो है वो जर्नलिस्ट और लॉयर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, जर्नलिस्ट नहीं है और लॉयर भी नहीं है, ठीक है। बट इज ट्रैवलिंग इन द सेम टाइप ऑफ बर्थ एज दैट ऑफ के, यानी डी उस बर्थ में बैठा है जिस बर्थ में कौन बैठा है, के, यानी डी और के सेम टाइप ऑफ बर्थ में है, तो के डी के बर्थ का टाइप सेम होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है या तो ये दोनों बैठेंगे तो या तो ये दोनों लोअर पर आए, या तो ये दोनों अपर पर आए, या तो दोनों मिडिल में आए।
एक भी अगर मिडिल में आया तो दूसरा मिडिल में, एक अपर में आया तो दूसरा अपर में, इसी प्रकार से अगर एक लोअर में आया तो दूसरा भी लोअर में। H who is not a journalist is traveling on the middle berth। H के बारे में बताया गया, H का भी प्रोफेशन जर्नलिस्ट नहीं है और ये ट्रैवल कर रहा है मिडिल बर्थ में, ये ट्रैवल कर रहा है मिडिल बर्थ में। आर्किटेक्ट इज द ओनली पर्सन हु इज ट्रैवलिंग ऑन द सेम टाइप ऑफ बर्थ एज दैट ऑफ इंजीनियर। तो इंजीनियर के साथ ट्रैवल करने वाला एक ही पर्सन है और वो पर्सन कौन है? आर्किटेक्ट है। अब देखिएगा स्टेटमेंट में एक टर्म आया, आर्किटेक्ट इज द ओनली पर्सन। ये शब्द ओनली बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम यहां पर बात करें तो। आर्किटेक्ट ही एकमात्र व्यक्ति है जो इंजीनियर के साथ बैठा है, तो इंजीनियर के साथ बैठने वाला केवल एक और व्यक्ति है। इट मीन्स व्हाट? इंजीनियर जिस बर्थ पर बैठेगा उस बर्थ पर केवल दो ही व्यक्ति बैठ सकते होंगे, तीसरे व्यक्ति को बैठने का कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि इंजीनियर के साथ केवल और केवल आर्किटेक्ट है, यानी कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। यानी ये दोनों उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बर्थ पर बैठे होंगे जहां केवल दो सीटें होंगी, और दो सीटों वाली बर्थ हमारे पास दो ही जगह मेंशन्ड है, या तो अपर या फिर लोअर। जिसमें से देखिए इंजीनियर के बारे में पहले ही बता दिया गया, इंजीनियर अपर बर्थ पर नहीं है। तो अगर इंजीनियर अपर बर्थ पर नहीं है इसका मतलब ये दोनों अपर पर नहीं है। इट मीन्स अब दो लोगों के बैठने की जगह केवल एक बच गई और वो है लोअर बर्थ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इंजीनियर लोअर बर्थ पर है और इसके साथ साथ आर्किटेक्ट भी लोअर बर्थ पर ही होगा। जैसे ही इंजीनियर और आर्किटेक्ट का लोअर बर्थ फिक्स हो गया, यानी लोअर बर्थ पर बैठने वाले दो पर्सन का प्रोफेशन हमें पता चल गया, अब जो भी पर्सन बचे वो या तो मिडिल बर्थ पर बैठने चाहिए या अपर बर्थ पर बैठने चाहिए। तो मिडिल और अपर बर्थ पर बैठने वाले बाकी सारे पर्सन होंगे, जिसमें से ध्यान से देखिए टी और आर ये दोनों मिडिल बर्थ पर नहीं बैठ सकते। तो अगर ये दोनों मिडिल पर नहीं बैठ सकते तो इनके लिए केवल एक ही टाइप का बर्थ बचा, दैट इज अपर। तो इसका मतलब बाकी ये दोनों के दोनों जो हैं पायलट और टीचर, इनके पास जो बर्थ बचा वो है अपर बर्थ। ठीक है, यानी बाकी जितने प्रोफेशनल्स होंगे वो सारे मिडिल में आने चाहिए। देखो इंजीनियर और आर्किटेक्ट ये दोनों लोअर पर फिक्स हो गए, पायलट और टीचर अपर पर फिक्स हो गए, यानी बाकी जितने प्रोफेशनल्स बचे वो सभी के सभी मिडिल बर्थ पर आने चाहिए। चलिए अब यहाँ तक की बात तो हमें समझ में आई। अब ज़रा देखते हैं हमारे पास प्रोफेशंस हमने 3 पुट कर लिए हैं, इंजीनियर, पायलट एंड टीचर। अगर प्रोफेशंस की बात करें तो हमारे पास प्रोफेशंस कौन कौन से बचे? एक आर्किटेक्ट बचा है, एक जर्नलिस्ट बचा है, एक लॉयर बचा है और एक डॉक्टर बचा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो डी के बारे में हमें बताया गया है कि डी जर्नलिस्ट और लॉयर नहीं हो सकता, तो डी का प्रोफेशन जर्नलिस्ट और लॉयर नहीं है। तो अब डी के लिए दो ही प्रोफेशंस बच रहे हैं, या तो डी आर्किटेक्ट होगा या डॉक्टर होगा। अब समझिएगा मेरी बात को, जो आर्किटेक्ट है वो बी के साथ बैठा है, लेकिन डी किसके साथ बैठा है? डी तो के साथ बैठा है। इट मीन्स व्हाट कि डी का प्रोफेशन अब आर्किटेक्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डी आर्किटेक्ट होता तो वो सिर्फ बी के साथ बैठता और किसी के साथ नहीं बैठना चाहिए था। लेकिन डी जो है एक डिफरेंट पर्सन के साथ बैठा है, इसका मतलब डी आर्किटेक्ट नहीं हो सकता। तो अब डी के लिए केवल एक प्रोफेशन बची एंड दैट प्रोफेशन इज डॉक्टर। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि दो अपर फिक्स हो गए हैं, दो लोअर फिक्स हो गए हैं, यानी बाकी के जितने प्रोफेशंस होंगे ये सभी मिडिल बर्थ पर आने चाहिए। इसका मतलब चूंकि डी डॉक्टर है तो डी का बर्थ भी मिडिल होना चाहिए। अब चूंकि डी मिडिल में बैठा है तो के को भी मिडिल बर्थ पे भी बैठना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम टाइप ऑफ बर्थ पर बैठे हैं, तो के भी मिडिल बर्थ पर बैठेगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, मिडिल बर्थ पर बैठने वाले जर्नलिस्ट, लॉयर और डॉक्टर हैं, जिसमें से डॉक्टर फिक्स हो गया। अब दो मिडिल बर्थ वाले ये दोनों मिल रहे हैं, के और एच, जिसमें से एच के बारे में बता दिया गया एच इज़ नॉट अ जर्नलिस्ट। तो अगर एच जर्नलिस्ट नहीं है इसका मतलब एच लॉयर होगा।
और के जो है वो तीसरा पर्सन जो मिडिल बर्थ पर बैठने वाला जर्नलिस्ट होगा। अब ज़रा समझिएगा, आर्किटेक्ट के लिए केवल एक ही जगह बची, तो यहाँ आर्किटेक्ट बैठेगा और आर्किटेक्ट कौन सी बर्थ पर बैठा है? लोअर बर्थ पर बैठा है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। आई होप सो आपको इसके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। चलिए बढ़ते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। A B C D E F G are 7 persons wearing a different color shirt, red, black, blue, yellow, white, green and violet, and different color trousers. Red, black, blue, white, yellow, indigo, cream. No person is wearing a shirt and trousers of same color. तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप ध्यान से देखिए, तो हैं तो हमारे पास 3 वेरिएबल, जिनमें से एक है इनके नेम, दूसरा इनके शर्ट और तीसरा है इनके ट्राउजर्स। लेकिन सवाल ये उठता है कि शर्ट और ट्राउजर्स के कलर मेंशन्ड हैं और इनमें से कुछ ऐसे कलर्स हैं जो कॉमन हैं, यानी कुछ ऐसे कलर्स हैं जो हमें दोनों ही कॉलम्स में पुट करने हैं, शर्ट वाले भी और ट्राउजर्स वाले में। अभी तक हम लोग देखिए नॉर्मली क्या करते थे, अभी तक किसी पर्सन से रिलेटेड कोई नेगेटिव जानकारी मिलती थी तो हम उसे रो के साइड में नोट करते थे। लेकिन देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो शर्ट से रिलेटेड हमें नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिली तो भी हम उसे रो की साइड में नोट करेंगे, और ट्राउजर से रिलेटेड नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो भी हम उसे रो के साइड में नोट करेंगे। इन बोथ द केसेस हम उसे रो के साइड में नोट करेंगे। अब आगे चलकर ये हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि ये नेगेटिव जानकारी एग्जैक्टली शर्ट के लिए थी या ट्राउजर्स के लिए थी। तो ऐसी कंडीशन में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपने कॉलम को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक मतलब अभी तक सिंगल कॉलम बना रहे थे एक वेरिएबल के लिए, अब एक वेरिएबल के लिए 2 कॉलम बनाएंगे, एक उससे जुड़ी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को नोट करने के लिए और दूसरी उस कॉलम से जुड़ी नेगेटिव इंफॉर्मेशन को नोट करने के लिए। ठीक है, तो अब टेबल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, टेबल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो देखो मैंने अभी क्या समझाया, मैंने अभी यही समझाया, क्योंकि दोनों जगह कॉमन कलर्स प्लेस करने हैं, हमें दोनों ही जगह कॉमन कलर प्लेस करने हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ नाम डाल दिया ABCDEFG और मान लीजिए हमें एक इंफॉर्मेशन मिली A इज नॉट वियरिंग अ वाइट शर्ट, A वाइट शर्ट नहीं पहनता। तो नॉर्मली हम नोट करते थे उसे रो की साइड में कि यहाँ वाइट नहीं आएगा। फिर मिला मान लो E इज नॉट वियरिंग अ ब्लू ट्राउजर्स, तो E के ट्राउजर का कलर ब्लू नहीं है, उसे भी हम यहाँ नोट करेंगे। लेकिन चूंकि क्वेश्चंस थोड़े बड़े होते हैं तो आगे चलकर ये बात हमें कंफ्यूज कर सकती है कि ये वाइट वाली जो इंफॉर्मेशन है, चूंकि वाइट कलर दोनों में ही अवेलेबल है, शर्ट में भी और ट्राउजर में भी, तो ये वाइट कलर एग्जैक्टली नेगेटिव जानकारी ट्राउजर के लिए थी या शर्ट के लिए थी। उसी तरह ये ब्लू वाली जानकारी शर्ट के लिए थी या ट्राउजर के लिए थी। तो ऐसी कोई कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, अपने शर्ट और ट्राउजर्स के जो कॉलम्स हैं इन्हीं को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक इनसे जुड़ी पॉजिटिव जानकारी नोट करने के लिए और दूसरी इनसे जुड़ी नेगेटिव जानकारी को नोट करने के लिए। ठीक है, क्लियर ना? तो अब ये ध्यान रखना है, अब अगर बोला गया A इज नॉट वियरिंग अ वाइट शर्ट, तो शर्ट के नेगेटिव साइड नोट कर लेंगे, यहाँ वाइट नहीं आएगा, तो आपको आगे चलकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि कोई ऐसे टर्म्स हों जो आपको मल्टीपल कॉलम में प्लेस करने हो और क्वेश्चन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की जानकारियां दिख रही हो, तो बेटर है आप अपने इंडिविजुअल कॉलम को ही पार्ट में डिवाइड कर लें, एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन नोट करने के लिए और एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन नोट करने के लिए। तो आइए चलिए ज़रा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ क्या गिवन है, B is wearing a red shirt and is not wearing cream और yellow trousers। तो B के शर्ट का कलर बता दिया गया है रेड
और बोला गया ये क्रीम या येलो कलर का ट्राउजर नहीं पहनता है। अच्छा, इससे पहले एक और बात है, उससे भी ध्यान रखना। बोला गया नो पर्सन इज वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर ऑफ सेम कलर। इसका मतलब दोनों जगह सेम कलर आएगा, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के साथ पॉसिबल नहीं है। तो अब आपको ध्यान रखना होगा कि सेम कलर्स कौन कौन से हैं। तो यहां अगर हम बात करें शर्ट के कलर्स की, गौर से देखिएगा शर्ट में कौन कौन से कलर्स हमारे पास यूज हुए हैं। तो देखिए रेड, ब्लैक, ब्लू, वाइट, येलो, ग्रीन एंड वॉयलेट, ये सारे हमारे शर्ट के कलर। इसी तरह ट्राउजर के कलर, तो ट्राउजर के कलर में भी ध्यान रखना, रेड है, ब्लैक है, ब्लू है, वाइट है, येलो, क्रीम एंड इंडिगो। तो ये सात सात जो कलर्स हैं, इनमें से गौर से देखिए ना, तो 5 कलर तो कॉमन है। तो ये सेम पर्सन एक साथ नहीं पहन सकता, यानी जिसने रेड शर्ट पहना है वो रेड ट्राउजर नहीं पहन सकता, ये ध्यान रखना। तो अगर बी के शर्ट का कलर रेड है तो हम ये कह सकते हैं बी के ट्राउजर का कलर रेड भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, कोई दूसरा कलर होगा, सेम कलर नहीं होना चाहिए। तो बी इज वियरिंग रेड शर्ट एंड इज नॉट वियरिंग क्रीम और येलो ट्राउजर। डी इज वियरिंग ग्रीन शर्ट एंड इज वियरिंग इंडिगो ट्राउजर। तो डी के शर्ट और ट्राउजर का कलर गिवन है ग्रीन, अब इसकी नेगेटिव इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं इसलिए टिक लगा दिया, और इंडिगो ट्राउजर, तो डी का तो फिक्स हो गया। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कलर ऑफ ए शर्ट एंड एफ ट्राउजर इज सेम। तो ए के शर्ट और एफ के ट्राउजर का कलर सेम है। अब वो कलर कौन सा है ये बताया नहीं, सेम कलर मतलब कॉमन कलर्स, और कॉमन तो हमारे पास फिलहाल 5 हैं। उन पांचों में से ए के शर्ट और एफ के ट्राउजर का कलर एग्जैक्टली क्या है ये अभी हमें पता नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम इन दोनों सेल में एक कॉमन मार्क पुट कर देते हैं, जिससे कि अभी कलर डिसाइडेड नहीं है, लेकिन जो भी कलर यहां आएगा वही कलर यहां आएगा, और जो कलर एफ के ट्राउजर का होगा वही ए के शर्ट का होगा, ठीक है। अभी वो कलर एग्जैक्टली कौन सा है नहीं पता, इस वजह से इन दोनों जगह हमने मार्क पुट कर दिया, ठीक है। अब जो कलर यहां नहीं आएगा एफ के ट्राउजर में, तो आप ये भी समझ सकते हैं, डायरेक्टली कह सकते हैं ए के शर्ट का कलर भी वो नहीं होगा। दोनों बातें हैं, सेम कलर आना है तो जो नहीं आएगा एक में वो दूसरे में भी नहीं आएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या है, कलर ऑफ ए शर्ट एंड एफ ट्राउजर इज सेम, हो गया। इसी तरह बोला गया कलर ऑफ ई शर्ट एंड सी ट्राउजर इज सेम। तो ई के शर्ट और सी के ट्राउजर का कलर भी सेम होना चाहिए, तो इन दोनों जगह भी कोई एक मार्क पुट कर दो किसी भी तरह का जो इससे डिफरेंट हो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये दोनों टिक साइन पर सेम कलर आएगा और ये दोनों क्रॉस साइन पर सेम कलर आएगा, ठीक है। ये दोनों क्रॉस साइन पर सेम कलर, या आप डबल टिक लगा दें, आपकी मर्जी है, किसी भी तरह से इंडिकेट कर दें, दोनों सेल पर सेम साइन पुट कर ले। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है, एफ इज नॉट वियरिंग एनी येलो क्लोथ, यानी एफ ने कोई येलो क्लोथ नहीं पहना, इसका मतलब ना ही एफ ने येलो शर्ट पहना है ना ही एफ ने येलो ट्राउजर पहना है। अब अगर एफ के ट्राउजर का कलर येलो नहीं है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ए के शर्ट का कलर भी येलो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों जगह तो सेम ही कलर आने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए इज नॉट वियरिंग अ व्हाइट शर्ट, ए व्हाइट शर्ट नहीं पहनता है, तो ए के शर्ट का कलर व्हाइट नहीं है, यहां व्हाइट नहीं रख सकते। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर ए के कलर का शर्ट, ए के शर्ट का कलर व्हाइट नहीं, तो एफ के ट्राउजर का कलर भी व्हाइट नहीं हो सकता। तो इन दोनों जगह येलो और व्हाइट नहीं आ सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया, जी इज वियरिंग ब्लू शर्ट, जी के शर्ट का कलर ब्लू है, एंड ई इज वियरिंग ब्लू ट्राउजर्स, तो ई के ट्राउजर का कलर ब्लू है, तो ई के ट्राउजर्स का कलर ब्लू है, ये पुट कर दिया। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया, रेड एंड ब्लू इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ
शर्ट एंड ट्राउजर ऑफ एनी पर्सन। तो किसी भी पर्सन के शर्ट और ट्राउजर का कॉम्बिनेशन रेड ब्लू नहीं है, तो हम रेड ब्लू का किसी तरह का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते, ये ध्यान रखिएगा। रेड ब्लू का कॉम्बिनेशन नहीं, यानी अगर रेड शर्ट कोई पहनता है तो वो ब्लू ट्राउजर नहीं पहनेगा, और अगर ब्लू शर्ट पहनता है तो वो रेड ट्राउजर नहीं पहनेगा। ये हमारी सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है। आइए जरा अब इस टेबल को पूरा करते हैं। कैसे करेंगे, तो ये देखिए अगर हम बात करें शर्ट की, तो शर्ट में हमने 3 कलर्स पुट कर दिया है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो 3 कलर्स शर्ट में निकाल लो, जो यूज कर लिया उसको निकाल दो, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। इसी तरह ट्राउजर में 2 कलर पुट कर लिया है, इंडिगो एंड ब्लू, इंडिगो एंड ब्लू, इनका इस्तेमाल हो गया। ठीक है, अब क्या करें, अब तो कोई और पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है नहीं, तब हम टेबल में देखते हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा नेगेटिव इंफॉर्मेशन किस सेल को लेकर मिल रही है। कौन सा ऐसा वेकेंट सेल है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा नेगेटिव जानकारी है। अगर आप गौर से देखें तो बी के ट्राउजर के बारे में हमें पता है यहाँ 3 कलर नहीं आ सकता। कौन कौन सा, क्रीम, येलो और रेड, यहाँ नहीं आ सकता। कौन कौन सा कलर नहीं आ सकता, क्रीम नहीं आ सकता, येलो नहीं आ सकता और रेड नहीं आ सकता। ये 3 कलर यहाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्रीम, येलो एंड रेड, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और चूंकि ये भी बोला गया था कि रेड और ब्लू भी किसी व्यक्ति के शर्ट और ट्राउजर का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, तो अगर इसने रेड शर्ट पहना है तो ब्लू ट्राउजर भी नहीं पहन सकता। ठीक है ना। तो देखिए अब अगर हम ये कलर्स निकाल देते हैं तो हमारे पास जो बचे कलर हैं वो कलर कौन कौन से हैं, तो वो कलर 2 बच रहे हैं, एक ब्लैक और एक वाइट। अब ब्लैक और वाइट में से कोई एक कलर यहाँ आना चाहिए, है ना, लेकिन अभी कौन सा आएगा ये तो डिसाइड नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करें कि यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटी आने लगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट नेगेटिव इंफॉर्मेशन किसको लेकर है। तो देखो नेक्स्ट नेगेटिव इंफॉर्मेशन हमें मिला है ए के शर्ट और एफ के ट्राउजर को लेकर। देखो यहाँ बोला गया कि इन दोनों जगह आना सेम कलर है और येलो और वाइट यहाँ आ नहीं सकते। समझ में आ रही बात ना। तो ए के शर्ट का कलर येलो और वाइट नहीं हो सकता। ए के शर्ट का कलर अगर वाइट और येलो नहीं हो सकता और कलर होना चाहिए वैसे जो कॉमन हो, जो शर्ट और ट्राउजर दोनों में अवेलेबल हो, वो एक ही कॉमन कलर ऐसा बच रहा है जो शर्ट और ट्राउजर दोनों में अवेलेबल है, वो है ब्लैक। देखो रेड यूज कर लिया है, ब्लू हमने यूज कर लिया है, वाइट और येलो ए के शर्ट का कलर हो नहीं सकता, इसका मतलब ए के शर्ट का कलर ब्लैक आ जाएगा। और अगर ए के शर्ट का कलर ब्लैक तो आप कह सकते हैं एफ के ट्राउजर का कलर भी ब्लैक होगा। तो देखो ब्लैक का भी इस्तेमाल हो गया। अब वापस से बी के ट्राउजर को देखो तो यहाँ रेड नहीं आ सकता, यहाँ येलो, क्रीम नहीं आ सकता, येलो नहीं आ सकता, यानी बी का ट्राउजर का कलर एक ही बच रहा है और वो कलर है वाइट। तो बी के ट्राउजर का कलर हमने वाइट पुट कर दिया। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को देखिए। चूंकि जी के शर्ट का कलर ब्लू है तो ट्राउजर का कलर रेड नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, यहां रेड नहीं आ सकता। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अब बाकी सारी चीजों को देखिए और देखते हैं और क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन बची है। एक इंफॉर्मेशन बची है कि ई के शर्ट और सी के ट्राउजर का कलर भी सेम होना चाहिए। ई के शर्ट और सी के ट्राउजर का कलर भी सेम होना चाहिए। अब चूंकि दोनों का कलर सेम होना चाहिए, जाहिर सी बात है कॉमन कलर्स में अवेलेबल होने चाहिए, दोनों ही, शर्ट में भी और ट्राउजर में भी। तो कॉमन कलर में देखो रेड यूज कर लिया है, ब्लैक यूज कर लिया है, ब्लू यूज कर लिया है, 2 कलर बच रहे हैं, वन इज व्हाइट एंड द अदर वन इज येलो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि व्हाइट का इस्तेमाल ऑलरेडी ट्राउजर में हो गया है, तो ये कलर दोनों साइड अवेलेबल होना चाहिए, तभी हम इसे पुट कर सकते हैं। तो दोनों साइड अवेलेबल कलर केवल एक ही बच रहा है, दैट इज येलो। इट मींस ई के शर्ट का कलर येलो और सी के ट्राउजर का कलर येलो। चूंकि व्हाइट का इस्तेमाल ऑलरेडी कर लिया था ट्राउजर में, दूसरी जगह व्हाइट रख नहीं सकते थे, इसलिए व्हाइट भी यहां से कैंसिल हो गया। यहां के लिए जो कलर बचा दैट इज येलो। तो इन दोनों के शर्ट और ट्राउजर का कलर हमने फिक्स कर लिया विच इज येलो। तो ये हो गया। अब आगे बढ़िए, जरा देखिए ट्राउजर में तो 2 ही खाली जगह बची,
जिनमें से रेड कलर आप यहाँ पुट नहीं कर सकते क्योंकि जी ने ब्लू कलर का शर्ट पहना है और ब्लू रेड का कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। इट मीन्स रेड को हमें यहाँ पुट करना होगा। अब अगर हमने रेड को पुट कर लिया तो ध्यान से देखिए, लगभग हमने सारे कलर पुट कर लिए हैं, एक ही कलर बचा, दैट इज क्रीम। यानी जी के ट्राउजर का कलर अगर हमसे कोई पूछे तो आवर आंसर विल बी क्रीम। अब देखिए शर्ट में दो जगह वेकेंट है और कलर बचा है एक वाइट और एक वॉयलेट। देखो वाइट और वॉयलेट को लेकर हमारे पास अभी कोई इंफॉर्मेशन फिक्स नहीं है, यानी अगर इन दोनों के बारे में शर्ट का कलर पूछा जाए तो हम कंफर्म नहीं बता सकते कि वाइट और वॉयलेट में से कौन से सी के शर्ट का कलर है और कौन से एफ के शर्ट का कलर। तो जिसके बारे में जानकारी नहीं उसमें अपनी तरफ से कोई गेस नहीं करना। तो आई होप सो ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में और पजल के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।